Very good morning, student. Today we will discuss about solution part 10. In this section, we will study about relative lowering of vapor pressure. आइए देखते हैं कि ये relative lowering of vapor pressure क्या है। ये एक तरह की qualitative property है और ये qualitative property किन बातों पर डिपेंड करती है, इसकी डिटेल हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर होता क्या है कि देखा यह गया है कि अगर हम किसी भी सॉल्वेंट में, जो कि हमारा वोलेटाइल सॉल्वेंट है और उसमें हम एक तरह का सॉल्यूट जो कि नॉन वोलेटाइल है डिज़ोल्व करते हैं, तो होता क्या है कि उसमें वेपर का बनना थोड़ा कम हो जाता है। जब वेपर का बनना कम होता है, ऐसे में उस वेपर का जो प्रेशर होगा, जिसे हम वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं, वो भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये देख पाते हैं कि जब कोई भी सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है, अब सॉल्यूट अगर नॉन वोलेटाइल है तो उसका वेपर कम हो जाता है और इस तरह से वेपर बनना कम होने से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसे में अगर हम ये मान लें हमारे पास एक वाटर एज ए प्योर सॉल्वेंट है, शुगर उसमें हम मान लेते हैं कि एक तरह का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिज़ोल्व करते हैं, तो ऐसे में इसका जो वेपर होगा वो कम बनना स्टार्ट होगा। वजह ये होता है कि शुगर हमारा एक तरह का सॉलिड पार्टिकल है। इस तरह का कोई भी सॉलिड पार्टिकल जो कि नॉन वोलेटाइल डिज़ोल्व होगा जब उसमें, तो कुछ हिस्सा उसका सरफेस का ये यहाँ से कवर कर लेगा, जहाँ से इसका वेपर जो बन करके इसे ऊपर जाना था वो यहाँ से ऊपर जाना बंद हो जाता है, सर इतना वेपर बनना बंद हो जाता। ऐसे भी जो पूरे सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। अब ऐसे में अगर हम राउल्ट्स लॉ को अप्लाई करते हैं और यहाँ पर हम ये मानते हुए कि हमारे पास लेट ये करते हैं, लेट हमारा P1 नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P1 इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एंड यहाँ पर हमने लिया x1 is mole fraction of first component जिसे हम यहाँ पर सॉल्वेंट ले रहे हैं, जो वाटर हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं, एंड x2 is mole fraction of second component जिसे हम सॉल्यूट के नाम से यहाँ जान रहे हैं। जो यहाँ हमने शुगर का जिक्र किया कि शुगर इज ए सॉल्यूट, तो यहाँ पर हमारे पास ये सॉल्यूट हो गया। ऐसे में क्या होगा, यूजिंग राउल्ट्स लॉ we have this P is equal to P1 नॉट x1। यहाँ पर क्या होता है कि चूँकि हमारे पास जो सेकंड कंपोनेंट है नॉन वोलेटाइल है, इसलिए उसका वेपर तो बनना नहीं है, इसलिए पूरे सोल्यूशन का जो P होगा, P1 हम यहाँ पर ले रहे हैं, पूरे सोल्यूशन का वेपर जो होगा वो डिपेंड करेगा हमारा फर्स्ट कंपोनेंट पर, इसीलिए इसको पूरे सोल्यूशन का जो P है, अगर हम यहाँ इसको P मान लें तो इसको P1 के बराबर हम यहाँ सपोज करेंगे P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। ऐसे में अगर हम यहाँ देखें कि जो P1 नॉट x1 है, अगर हम इसको थोड़ा सा एलेबरेट करें, एक्सप्लेन करें, तो वी कैन हैव दिस P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1 को हम यहाँ पर सपोज कर सकते हैं 1 माइनस x2। वाई? बिकॉज अगर देखा जाता है तो x1 प्लस x2 चूँकि दो कंपोनेंट हैं, इसके मोल फ्रैक्शन कभी 1 से ज़्यादा नहीं होता है। ऐसे में अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि जो हमारे पास x1 है, x1 को हम लेना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि x1 इक्वल्स 1 माइनस x2, और इसीलिए हमने इसको क्या लिया हुआ है, P1 इक्वल्स P1 नॉट 1 माइनस x2। ऐसे को अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं तो दिस P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2, और इसको अगर मैं
इस P1 नॉट को इस साइड में ले चला जाता हूँ तो ये हमारे पास मिलता है P1 माइनस P1 नॉट इक्वल टू माइनस P1 नॉट x2, और माइनस साइन को अगर हम हटाना चाहें तो वी कैन हैव दैट इट इज़ दिस P1 नॉट माइनस P1 इक्वल टू P1 नॉट x2। अब ये P1 नॉट चूँकि हमारे पास लोअरिंग हो जाती है रिलेटिव, यहाँ पर एक तरह का क्या होता है कि P जो हमारा P1 है जो सोल्यूशन का प्रेशर है, P1 इज द प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तो ये वेपर प्रेशर Vp ऑफ सोल्यूशन है। तो इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, क्योंकि ये P1 जो होता है जब सोल्यूट मिला देते हैं तो क्या होता है P1 नॉट से कम हो जाता है। ऐसे में हमारे पास ये P1 नॉट माइनस P1 कहते हैं, तो ये हमारे पास एक तरह का लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मिलता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर Vp लिख देते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ से मिल उठ के आता है, तो ये हमारे पास आता है डेल्टा P। तो डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट x2, और यहाँ पर अगर मैं इस P1 को इस साइड में कर देता हूँ तो डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2। तो ये हमें क्या मिल रहा है देखने को, यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये जो हमारे पास डेल्टा P आ रहा है, ये देखिए डेल्टा P अपॉन P1 नॉट, ये हमारा ओरिजिनल वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, जो कि पहले बिना किसी कंपोनेंट के मिलाने पे पाया गया था। तो ये हमारे पास जो आ रहा है कि डेल्टा P अपॉन P1 नॉट, इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर, वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं x2 मतलब कि जो सेकंड कंपोनेंट है हमारा, ओरिजिनली तो कंपोनेंट 1 है, x1 उसका मोल फ्रैक्शन है, लेकिन जब हम x2 मिला देते हैं, दूसरा कंपोनेंट मिला देते हैं, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर हो रहा है कि मोर द x2 वैल्यू मोर द कंपोनेंट 2 मोर विल बी द रिलेटिव लोअरिंग। तो इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे हम कोई भी सब्सटेंस मिलाते जाएंगे सॉल्वेंट में, वैसे वैसे उसका रिलेटिव लोअरिंग क्या होगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। ये एक तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं। तो मोर द कंपोनेंट मोर विल बी द रिलेटिव लोअरिंग। आइए देखते हैं कि इसका को रिलेट करते हैं हम मोल फ्रैक्शन। अगर हम की मदद से इसका मोलर मास निकालना चाहें तो हम वहाँ पर किस तरह से कोरिलेट करते हैं। तो देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ हम निकालते हैं, एक डेरिवेशन करते हैं। यहाँ हम करते हैं रिलेशनशिप न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर हमने इसको लीजिए हमने इसको मोलर मास को m2 कर दिया सॉल्यूट का, तो एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से किस तरह से को रिलेट करता, अब ये समझेंगे। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वी हैव, अभी हमने डिराइव किया था कि वी हैव डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल टू x2। अच्छा, इस x2 को अगर हम इलेबरेट करना चाहते हैं तो वी कैन हैव n2 अपॉन n1 प्लस n2, जहाँ पर n1 n2 जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो यहाँ पर इसको भी आगे बढ़ा लेते हैं। ये हम लिख सकते हैं कि ऐसे में अगर मैं इसको देखूं
तो रिलेटिव लोअरिंग डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। क्यों हम ले रहे हैं? क्योंकि सोल्यूशन में जाने पर ये जो हमारा N2 की वैल्यू है ये मोर एंड मोर स्मॉलर देन N1, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी 0। ये इतना कम होगा कि इसको हम कंसीडर ही 0 की तरह से कंसीडर करते हैं 0। तो ऐसे में अब अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो देखिए ये हमारे पास क्या आ रहा कि डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँ आगे, तो ये हमारे पास ये इधर लिख देता हूँ मैं कि डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल टू N2 मीन्स W2 अपॉन M2 एंड N1 मीन्स कि W1 अपॉन M1। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाता है कि डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू M2। ये कोरिलेट यहाँ से हो रहा है और यहाँ पर M1 M2 ये सब क्या चीज़ें हैं मैं लिख देता हूँ कि डेल्टा P अपॉन P1 नॉट यहाँ पर हेयर दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर PP लिख देता हूँ। और हमारे पास है W2 गिवन मास ऑफ सेकेंड कंपोनेंट। जो सेकेंड कंपोनेंट हमारा क्या होता है वो सॉल्यूट के लिए हम यूज करते हैं। एंड W1 क्या है? गिवन मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट जो हमारा सॉल्वेंट होता है। एंड सिमिलरली हमारे पास जो M1 और M2 है वो क्या है? M2 जो है मोलर मास ऑफ सेकेंड कंपोनेंट जो कि हमारा सॉल्यूट है। वहीं पर M1 जो है मोलर मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट होता है जो हमारा सॉल्वेंट होता है। तो इस तरह से अगर हम रिलेटिव लोअरिंग को कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं तो कोरिलेट करेंगे किससे? हम कोरिलेट करते हैं इसके मोलर मास से, कि एक दूसरे का जो मोलर मास है कैसे इससे कोरिलेटेड है, ये इससे हम सीख पाते हैं। और इस तरह से हम ये आज की क्लास में सीख पाए कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है और वो किस तरह से सॉल्यूशन पे इफेक्ट पहुंचाता है, हर सॉल्यूशन के कंपोनेंट किस तरह से इस रिलेटिव लोअरिंग पे डिपेंड करते हैं और रिलेटिव लोअरिंग किस तरह से उससे इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कोरिलेट करती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।